नमस्कार विद्यार्थियों, उड़ान द फ्लाई में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय कुमार मद्देशिया, जो पिछले 3 सालों से विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और इस समय आप लोग के समक्ष इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से आप लोग से जुड़ा हूं, उड़ान द फ्लाई नामक मंच से। और जिस पेपर का सिलेबस की आज मैं डिस्कशन करूंगा वो है बीए थर्ड ईयर का मेडिवल हिस्ट्री का पेपर। ये जो पेपर है ये मॉडर्न हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि यह प्रश्न पत्र केवल आधुनिक इतिहास के विद्यार्थियों के लिए है। जो आधुनिक इतिहास के जो बच्चे हैं वो पिछले 2 सालों तक यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मॉडर्न हिस्ट्री ही लगातार पढ़ते आए हैं, लेकिन अब थर्ड ईयर में जाकर उन्हें मिडवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी रूबरू कराया जाता है। तो उसी संदर्भ में कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे मिडवल हिस्ट्री के सिलेबस को। और यह जो सिलेबस जो ये पेपर है यह प्रश्न पत्र तृतीय है और मध्यकालीन भारत 1526 से 1740 तक के सिलेबस को आप लोग को पढ़ना है। तो जो इसकी प्रथम इकाई है वह है मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो इस पेपर में कहा जा सकता है कि जब भारत में सल्तनत सत्ता की स्थापना हुई और सल्तनत के बाद से मुगलों का आगमन हुआ, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो इस सेगमेंट में जो ये आपका पेपर है वो पूर्ण रूप से मुगल इंडिया का पेपर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इकाई में हम जो पहला सेगमेंट है 1206 से 1526 के मध्य भारत के राजनीतिक घटनाक्रम का संक्षिप्त वर्णन, तो इस सेगमेंट के माध्यम से हम पूरे दिल्ली सल्तनत का एक साथ हम विवरण का राजनीतिक घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे कि कैसे भारत में सल्तनत साम्राज्य की स्थापना हुई और कैसे आगे चलकर सल्तनत का पतन हुआ और मुगलों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। तो इस प्रथम यूनिट के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस राजनीतिक घटनाक्रम का पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस सेगमेंट में जो हमारा जो सिलेबस होगा, जो हम पढ़ेंगे, वह है 1206 से 1526 के मध्य भारत के राजनीतिक घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण। हम 60 में छोटे छोटे सेगमेंट में हम एक बार पूरा सल्तनत काल को हम लोग पढ़ेंगे। तो जब मैं क्लास शुरू करूंगा और जब पेपर पढ़ाऊंगा तब इस सेगमेंट को बड़े आराम से और धीरे धीरे मैं पूरा सल्तनत काल की डिटेल आप लोग को देने का प्रयास करूंगा। फिर जो इसका दूसरा सेगमेंट है इस यूनिट का वह है बाबर के आक्रमण के समय भारत की दशा। आपको पता ही है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। तो जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था उस समय भारत में यहाँ की राजनीतिक दशा क्या थी, यहाँ पर कौन से राजवंश शासन कर रहे थे, छोटे मोटे, कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी, उन चीज़ों का हम लोग इस सेगमेंट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद से जो तीसरा सेगमेंट है वह है पानीपत, खानवा, घाघरा के युद्ध तथा बाबर की सैनिक उपलब्धियां। इस सेगमेंट में हम बाबर ने जो पानीपत के माध्यम से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद बाबर के जो द्वारा अन्य जो युद्ध लड़े गए थे, जैसे खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और बाबर की क्या सैनिक उपलब्धियां रही हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस सेगमेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसके बाद से जो अगला सेगमेंट है वो है प्रशासक के रूप में बाबर, भारत में उसकी विजय का महत्व एवं बाबर का योगदान। प्रशासक के रूप में बाबर की भारत में क्या भूमिका रही, भारत में उसकी विजय का क्या महत्व रहा, क्योंकि आपको पता ही है कि बाबर ने जब यहाँ पर अपनी विजय की थी तो उससे एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई थी। तो निश्चित तौर पर उसके विजय का, उसके आक्रमण का हमारे भारतीय इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा महत्व हमें देखने को मिलता है और इसी महत्व और उसके योगदान के बारे में हम लोग इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो लास्ट सेगमेंट है इस यूनिट का वह है हुमायूं, प्रारंभिक कठिनाइयां, बहादुर शाह तथा शेर शाह से उसके संबंध, भारत से निष्कासन एवं साम्राज्य की पुनर्प्राप्ति। बाबर के बाद हुमायूं शासक बनता है और हुमायूं का शासनकाल ऐसा माना जाता है कि वो ब्रेक शासनकाल था। कहीं ना कहीं एक बार वो बादशाह बना, फिर एक बार उसका भारत से निष्कासन हुआ और पुनः उसने अपनी राज सत्ता को प्राप्त की थी। बीच का जो एक गैप जो आया था हुमायूं के काल में, उस काल में हम सूर्यवंश का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित होते हुए देखते हैं।
तो इस सेगमेंट में हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि हुमायूं के काल में उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या रही, बहादुर शाह तथा शेर शाह से उसके क्या संबंध रहे, तथा भारत से वो कैसे निष्कासित हुआ और पुनः वो भारत में आकर कैसे साम्राज्य की स्थापना, पुनः वो कैसे अपने साम्राज्य को प्राप्त करता है। इस सेगमेंट में हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। अब अगर हम लोग सेकेंड यूनिट पे आते हैं, सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट है सूर्य अंतराल तथा अकबर का युग। सूर्य अंतराल जो अभी मैं बात कर रहा था कि हुमायूं का जो शासनकाल रहा है वो ब्रेक शासनकाल रहा है। पहले वो बादशाह बनता है, फिर बीच में एक ब्रेक आता है और पुनः वो अपनी बादशाहियत को या राज सत्ता की प्राप्ति करता है। तो वो जो बीच में जो ब्रेक था वो यही सूर्य अंतराल का युग था। इस काल में आपको शेरशाह जैसा शासक देखने को मिलेगा कि शेरशाह ने कैसे सूर्यवंश की स्थापना की और भारत में अपनी सत्ता को अधिकृत किया था। तो इस पूरे कहीं ना कहीं घटनाक्रम को हम इस यूनिट के अंतर्गत जो पहला सेगमेंट है उसके माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इस सेगमेंट में यही है शेरशाह, उसका सत्तारोहण, उसकी प्रशासनिक सुधार तथा सूर्यराज का पतन। पहले उसने सत्ता ग्रहण किया, फिर उसने प्रशासनिक सुधार किया, फिर उस सूर्य साम्राज्य का पतन हुआ और उसके बाद हुमायूं पुनः बादशाह बना। तो इसके बीच में कैसे घटनाक्रम रहे हैं और कैसे उसकी प्रशासनिक उपलब्धियां रही हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस सेगमेंट के माध्यम से करेंगे। इसके बाद से जो दूसरा सेगमेंट है हुमायूं के बाद अकबर आता है। तो इस सेगमेंट में हम देखेंगे अकबर का राज्यारोहण, प्रारंभिक उसकी समस्याएं, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ पे हुआ था ये हम फर्स्ट यूनिट में देखे थे, लेकिन पानीपत के सेकेंड युद्ध को हम लोग अकबर के साथ देखेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध, बैरम खां का संरक्षकत्व, 1556 से 1562 तक दरबारी राजनीति। तो इस सेगमेंट के माध्यम से हम ये सारी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे कि बैरम खां का संरक्षकत्व कैसे रहा और दरबारी राजनीति क्या होती है। ठीक है, अभी आप लोग को ये शब्द अभी हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो कि दरबारी राजनीति क्या है या बैरम खां का किस प्रकार से संरक्षण अकबर को मिला था। तो ये जब हम डिटेल से जब पढ़ेंगे, जब अपने सिलेबस पे आएंगे, जब हमारा अगला क्लास होगा, तो उस क्लास में हम ये सारी चीज़ों पर गहनता से अध्ययन करेंगे। इसके बाद से जो हमारा तीसरा सेगमेंट है वह है अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार, उत्तरी भारत एवं दक्कन। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इन सारी चीजों का अध्ययन हम इस सेगमेंट के माध्यम से करेंगे। इसके बाद से जो चौथा सेगमेंट है इस यूनिट का वह है अकबर की धार्मिक एवं राजपूत नीति। अकबर की क्या पॉलिसी रही है, खासकर उसकी धार्मिक और राजपूत नीति, किस प्रकार से उसने अपनी इन पॉलिसी को लागू किया और इन पॉलिसी का उसके पूरे कहा जा सकता है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक अगर युग उसकी उपलब्धियों की बात करें तो इन प्रशासनिक और राजनीतिक उपलब्धियों में इन नीतियों का बड़ा महत्व रहा है, उसकी धार्मिक नीति का और उसकी राजपूत नीति का। तो इन दोनों ही नीतियों की चर्चा हम लोग इस सेगमेंट में करेंगे कि अकबर ने अपने धार्मिक नीति को किस प्रकार से लागू किया था अपने साम्राज्य में और राजपूत नीतियों को किस प्रकार से उसने परिवर्तित करके, और यहाँ पर कहा जा सकता है कि उसने एक नई दिशा मुगल साम्राज्य को दी थी। तो उसने वो नई दिशा किस प्रकार से दी थी, इस सेगमेंट के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद से जो अगला सेगमेंट है वह है अकबर के प्रशासनिक सुधार, उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन, क्या वह मुगल साम्राज्य का वास्तविक निर्माता था। तो इन सारी चीजों का कि अकबर के किस प्रकार से उसने प्रशासनिक अपने सुधार किए, अकबर की क्या उपलब्धियां रही, उनका मूल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार से वो उपलब्धियां में वो सफल था या असफल था। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि हम उसका डिटेल मूल्यांकन करेंगे कि अगर हम उपलब्धियां बता रहे हैं तो क्या वो वाकई में उसके लिए उपलब्धियां था उसके और उसके साम्राज्य के लिए या नहीं थी उपलब्धियां। तो इन चीज़ों का अध्ययन हम कहीं ना कहीं इस सेगमेंट के माध्यम से करेंगे। और इसके बाद एक अन्य प्रश्न है, क्या वह मुगल साम्राज्य का वास्तविक निर्माता था
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और कहीं ना कहीं ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो आगे आप लोग एग्जाम देंगे, जो भी आप लोग तैयारी करेंगे, तो उस एग्जाम में ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर क्या वो वास्तविक संस्थापक था या नहीं था, इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन इस सेगमेंट के माध्यम से, इस यूनिट या इकाई में, इस 5वें सेगमेंट के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद से जो तीसरी हमारी इकाई है वह है मुगल साम्राज्य का वैभव काल 1605 से लेकर 1658 ईस्वी तक। यह जो काल है यह कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष का काल था, यह वैभव का काल था, तो इसलिए इसे एक कहीं ना कहीं वैभव का काल बोला गया है। और इस वैभव के काल में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जो पहला सेगमेंट है वह है जहांगीर के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की राजनीति। अकबर के बाद जहांगीर बादशाह बनता है और उसके काल में मुगल साम्राज्य के अंदर क्या राजनीतिक गतिविधियां थी, क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुए, इनका अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है नूरजहां की भूमिका। नूरजहां की क्या भूमिका थी जहांगीर के जीवन में, नूरजहां की क्या भूमिका थी मुगल साम्राज्य के राजनीति में, ये इन सब सारी चीजों का अध्ययन हम लोग इस सेगमेंट के माध्यम से करेंगे। अगला जो सेगमेंट है वह है राजपूत तथा दक्षिणी राज्यों के साथ जहांगीर के संबंध। जो राजपूत नीति जो अकबर ने शुरुआत की थी, अकबर ने जो बनाई थी, उसको किस प्रकार से जहांगीर ने आगे बढ़ाया, या कहा जा सकता है कि जहांगीर का राजपूतों के साथ कैसा संबंध था। और दक्षिण राज्यों के साथ, जैसा कि आपको पता ही है कि अकबर ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार किया था, तो जो दक्षिण के राज्य थे उन राज्यों के साथ जहांगीर का कैसा संबंध रहा है और राजपूतों के साथ उसके कैसे संबंध रहे हैं, इन सारी चीजों का भी हम लोग इस सेगमेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसके बाद से जो अगला सेगमेंट है वह है शाहजहां, दक्कन में विस्तार और राजपूतों से संबंध। शाहजहां के जीवन के काल में, जो बादशाह जब वो बना था उसके काल में जो क्या राजनीतिक गतिविधियां थी, दक्कन में उसने किस प्रकार विस्तार किया। कहा जा सकता है कि शाहजहां के काल में बहुत ज़्यादा हमें दक्कन का विस्तार मुगलों का देखने को मिला था। इसके अलावा राजपूतों से उसके किस प्रकार से संबंध थे, इन चीज़ों का भी हम अध्ययन इस इकाई के तहत करेंगे। इसके बाद से चौथा जो सेगमेंट है वह है फारस के सफावी, मध्य एशिया के उज्बेक, उस्मानी तुर्क साम्राज्य के साथ शाहजहां के संबंध। शाहजहां ने मध्य एशिया के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे और उस मध्य एशिया के संबंधों के तहत ही हम फारस के सफावी वंश के साथ उसके संबंध कैसे रहे हैं, मध्य एशिया के उज्बेकों के साथ कैसे संबंध रहे हैं, उस्मानी तुर्क साम्राज्य के साथ उसके कैसे संबंध रहे हैं, इन संबंधों का भी हम लोग अध्ययन यहाँ पर करेंगे, ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बाद से जो अगला सेगमेंट है वह है उत्तराधिकार का युद्ध, इसके कारण एवं घटनाएं। तो शाहजहां के काल के बाद, जब शाहजहां का कहा जा सकता है कि जब पतन की स्थिति आ गई थी, तो उसके समय में उनके बेटों के बीच में एक बहुत बड़ा उत्तराधिकार का युद्ध भी हुआ था। और उस उत्तराधिकार के युद्ध में उसके क्या कारण थे, कैसी राजनीतिक घटनाएं घटी थी, किस कारण से उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उस उत्तराधिकार के युद्ध में कौन सफल हुआ, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस इकाई में कहीं ना कहीं इस 5वें सेगमेंट के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद से जो हमारी अगली इकाई है, चौथी इकाई, मुगल साम्राज्य चरमोत्कर्ष तथा संकट। तो ये जो चौथा जो इकाई है, इस चौथे इकाई में हम मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष भी देखेंगे और यही ऐसा चरण है, यही ऐसी यूनिट है जब हम मुगल साम्राज्य कैसे संकटों में गिर गया है, तो कैसे वो संकटों में गिर जाता है और कैसे यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है, इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस इकाई के माध्यम से करेंगे। तो जो इसका पहला सेगमेंट है वह है औरंगजेब, राजपूत एवं धार्मिक नीतियां। तो शाहजहां के बाद जो अगला जो बादशाह बनता है वह है औरंगजेब। तो औरंगजेब के काल में क्या राजनीतिक घटनाएं रही हैं, उसकी राजपूत एवं धार्मिक नीति किस प्रकार से रही है, किस प्रकार से उसने अपने धार्मिक नीति से और राजपूत नीति के माध्यम से मुगलों की राजनीतिक व्यवस्था को या मुगलों के कहा जा सकता है कि इतिहास को किस प्रकार से और कितना प्रभावित किया था, इन सारी विषयों का अध्ययन हम इस माध्यम से, सेगमेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसके बाद से जो अगला हमारा सेगमेंट है वह है औरंगजेब
की दक्षिण नीति एवं मराठों के साथ संबंध। औरंगजेब की दक्षिण नीति किस प्रकार से रही है? चूंकि औरंगजेब ने दक्षिण में बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार कर लिया था, दक्षिण के विभिन्न राज्यों को उसने अपने राज्यों में मिलाना भी शुरू कर लिया था, तो किस प्रकार से उसके दक्षिण के राज्यों के साथ संबंध थे और मराठों के साथ उसने किस प्रकार से अपने संबंधों की भूमिका को निभाया, इस सारी चीजों को हम लोग इस सेगमेंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद से जो अगला सेगमेंट है वह है क्षेत्रीयता बनाम साम्राज्यवाद। ठीक है, तो क्षेत्रीयता बनाम साम्राज्यवाद ये आप लोग के लिए एक नया शब्द लग रहा होगा जरूर, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे इस सेक्शन को तो निश्चित रूप से ये आप लोग को चीज़ें आसान समझ में आएंगी और आपको समझ में आने लगेगा कि ये जो टर्मोलॉजी है क्षेत्रीयता साम्राज्यवाद ये क्या है और क्यों इसका इस यूनिट में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये भी आप लोग आगे आने वाले क्लास में देखेंगे। फिर है औरंगजेब और जाट सतनामी बुंदेल। तो औरंगजेब के काल में जो जाट सतनामी और बुंदेलों का जो विद्रोह हुआ था उसके काल में, और किस प्रकार से उसने उन विद्रोहों के कारण एक मुगलों के समक्ष एक समस्या आई थी, इन सारी समस्याओं का, इन सारे सेगमेंट का अध्ययन हम इस माध्यम से, यूनिट के माध्यम से करेंगे। इसके बाद से है जो चौथा सेगमेंट वह है औरंगजेबोत्तर समस्याएं, नादिर शाह का आक्रमण। औरंगजेब के पतन के बाद से कैसे मुगल साम्राज्य में समस्याओं का आगमन शुरू हो गया, कैसे कहा जा सकता है कि जो परवर्ती मुगल शासक थे, परवर्ती मुगल शासकों के का मतलब ये है कि औरंगजेब के बाद से जितने मुगल बादशाह बने उन्हें हम परवर्ती मुगल बादशाहों के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम क्लास लेंगे, हम पढ़ाएंगे, तो उस समय हम बताएंगे कि परवर्ती मुगल बादशाह कौन है और औरंगजेब के बाद कौन कौन से बादशाह बने और कैसे मुगल साम्राज्य एक पतन की ओर बढ़ चला था। तो उस स्थिति में कहा जा सकता है कि क्या समस्याएं थी औरंगजेब के बाद, और नादिर शाह का उसी समय आक्रमण हुआ और नादिर शाह के आक्रमण के साथ ही कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का जो भी कुछ बची कुछ शाख थी वो भी अब पतित हो चुकी थी, या कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। तो इस कहीं ना कहीं इस यूनिट के माध्यम से, इस सेगमेंट के तहत हम लोग ये सारी चीजें देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद से जो पांचवा सेगमेंट है वो है मुगल साम्राज्य का पतन और औरंगजेब का उत्तरदायित्व। मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, उसमें औरंगजेब का क्या उत्तरदायित्व था, औरंगजेब की क्या भूमिका थी, इन सारी घटनाओं का, इन सारी चीज़ों का भी हम गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन हम इस यूनिट के माध्यम से करेंगे कि क्या वाकई में औरंगजेब की भूमिका थी या औरंगजेब की भूमिका थी मुगल साम्राज्य के पतन में, तो वो कहाँ तक थी। इन सारी चीज़ों का भी हम अध्ययन इस इकाई के माध्यम से करेंगे। इसके बाद से जो हमारी आखिरी इकाई है, पांचवी इकाई, वो है मुगल काल का पुनरावलोकन। यानी जितना अभी आप लोगों ने राजनीतिक घटनाक्रम पढ़ा है, अभी तक मुगल साम्राज्य का कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ये तो आप लोगों ने 4 यूनिट में देख लिया और 4 यूनिट में हम लोग देख लेंगे इस सिलेबस में। अब पांचवा जो यूनिट है वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही उसकी क्या प्रशासनिक कहा जा सकता है कि प्रशासनिक भूमिका क्या थी, उसकी सामाजिक भूमिका क्या थी, या किस प्रकार से उसने सांस्कृतिक विकास किया, इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग 5वें यूनिट के माध्यम से करेंगे। तो इसमें जो पहला सेगमेंट है वह है मुगलों के अंतर्गत सांस्कृतिक विकास का विहंगम वृत्त। यानी मुगलों के अंतर्गत किस प्रकार से सांस्कृतिक विकास हुआ, मुगल जो बादशाह थे वो अपने अपने दृष्टिकोण से उन्होंने किस प्रकार से भारत में सांस्कृतिक विकास किया, किस प्रकार से भारत में एक कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था उस समय, उस काल में। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग एक विहंगम अवलोकन इस यूनिट के माध्यम से करेंगे। इसके बाद से जो अगला सेगमेंट है वह है मुगल उमरा वर्ग की संरचना एवं भूमिका। मुगल उमरा वर्ग, यानी उमरा का मतलब होता है अमीर वर्ग। तो मुगलों के काल में जो अमीर वर्ग थे, यानी जो उसके अधिकारी वर्ग थे, उनकी क्या मुगल साम्राज्य में भूमिका थी, मुगलों की स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता में क्या उनकी भूमिका रही, प्रशासनिक सुदृढ़ता में उनकी क्या भूमिका थी, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस सेगमेंट के माध्यम से करेंगे। इसके बाद से जो तीसरा सेगमेंट है वह है मुगल प्रशासन, केंद्रीय, प्रांतीय और मनसबदारी प्रथा। तो मुगल प्रशासन के अंतर्गत उनका केंद्रीय प्रशासन कैसा था। आपको पता ही है कि प्रशासन 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय प्रशासन और एक प्रांतीय प्रशासन।
तो मुगलों के अंतर्गत जो केंद्रीय प्रशासन था वो किस प्रकार से हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और मुगलों के अंतर्गत जो प्रांतीय प्रशासन था उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी संरचना कैसी थी, ये सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस सेगमेंट के माध्यम से करेंगे। इसके बाद से जो अगला सेगमेंट है वह है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी और अपने प्रशासन में किस प्रकार उसने मनसबदारी सिस्टम को लागू किया था और उस मनसबदारी सिस्टम से अकबर को प्रशासन चलाने में कितना लाभ हुआ था और मनसबदारी व्यवस्था का क्या उपलब्धियां थी, इसके कहीं ना कहीं इस सेगमेंट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद से है अगला जो चौथा सेगमेंट, वह है व्यापार एवं वाणिज्य, यूरोपीय वाणिज्यिक गतिविधियां। मुगलों के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य कैसा था, उस समय यूरोपीय वाणिज्यिक गतिविधियां भी शुरू हो गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, फ्रांसीसी कंपनी का आगमन, पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, ये तमाम जो बाहरी जो विदेशी कंपनियां थी ये आकर भारत में व्यापार कर रही थी। तो किस प्रकार से उनकी गतिविधियां इस समय चल रही थी और मुगल बादशाहों से किस प्रकार से उनके संबंध स्थापित हो रहे थे, तो इन सब सारी घटनाओं का हम लोग अध्ययन इस चौथे सेगमेंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद से जो अगला सेगमेंट है वह है मुगल काल के प्रमुख इतिहासकार। तो मुगल काल के जो प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, जो प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, उनके बारे में हम लोग इस सेगमेंट के अध्ययन, इस सेगमेंट के माध्यम से इस यूनिट को इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो फर्स्ट यूनिट से, ठीक है, लेकर और जो 5वें यूनिट तक का जो सिलेबस है, निश्चित तौर पर आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों पर हमें अपना अध्ययन करना है और किन किन चीज़ों पर हमें अपने मंथन करना है, किन किन चीज़ों पर हमें देखना है। ये सारी चीज़ों अब आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। जहाँ तक अब बात है कि बच्चे जो नए आते हैं थर्ड ईयर में, सबसे पहले उनकी समस्या होती है किताब की, कि सर हम कौन सा बुक्स पढ़ें, ये सिलेबस तो जान गए लेकिन अब किताबें कौन सी पढ़ें। तो हम किताबों पे भी आते हैं। ठीक है, तो किताबों में ये तो बहुत सारी यहाँ पर किताबें दी गई हैं। तो अभी तक जो हम बात करेंगे अगर हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम की जो किताब है उसमें अगर आप लोग अध्ययन करना चाहें तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं ये हरिश्चंद्र वर्मा की कहा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत की जो किताब है, जो सेकेंड पार्ट है मुगल साम्राज्य वाला पार्ट, उसको आप लोग लेके देख लीजिएगा हिंदी मीडियम के छात्र। इसके अलावा एक सतीश चंद्र की किताब आती है, मुगल कालीन भारत करके, मुगल इंडिया करके सतीश चंद्र की किताब आती है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी। और इसके अलावा आरपी त्रिपाठी, राम प्रसाद त्रिपाठी की एक बुक है मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन, इस किताब को आप लोग देख लीजिएगा। तो हिंदी मीडियम वाले के लिए ये 3 किताब पर्याप्त है, इतनी किताबें वो लोग देखेंगे। इसके अलावा जो अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अगर बुक्स की बात की जाए तो उनके लिए जो बुक्स हैं वो तो एक बुक्स यही हो गई आरपी त्रिपाठी की राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, इसको ले लेंगे। इसके अलावा कहा जा सकता है कि सतीश चंद्र की किताब है मेडिवल इंडिया, ये हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश वाले भी ले लेंगे सतीश चंद्र, हिंदी वाले भी ले लेंगे सतीश चंद्र। तो ये 2 किताबें जो महत्वपूर्ण हैं उनको आप लोग लेके अपना अध्ययन करिएगा। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में ये और भी किताबों के नाम दिए गए हैं, तो अगर इस किताबों को भी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग लेके पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी किताबें मैंने बताई हैं वो मुगल साम्राज्य के लिए इतनी किताबें महत्वपूर्ण हैं। इतनी किताबों को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो विद्यार्थियों, ये जो मैंने अभी आप लोग के सिलेबस की जो चर्चा की, निश्चित तौर पर आप लोग को ये समझ में आया होगा कि क्या हमें पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है। तो निश्चित रूप से आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे इस क्लास से। और जो अब मेरी अगली क्लास होगी उस पर हम यूनिट 1 से डायरेक्ट सिलेबस पे आएंगे और सिलेबस पर आते हुए यूनिट के एक सेगमेंट को देखते हुए आगे बढ़कर प्रयास करेंगे। और मेरी ये आप लोगों से ये एक निवेदन है कि ये उड़ान द फ्लाई का जो ये मंच है, ये जो चैनल है, इसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस चैनल को, इस मंच को जो हम लोग को प्रदान किया गया है, इस मंच को आगे आप लोग बढ़ाने का प्रयास करिए। तो इसी के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद।